हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 8 दिसंबर 2020 और 8 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते उन सभी को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सेशन में आप लोगों के लिए 7 और 8 दिसंबर के जो कल आपकी क्लास नहीं हुई थी उसके भी क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनको भी आप लोग ध्यान समझिएगा। ये 7 और 8 दिसंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको सेशन में इसके डिस्कस करेंगे। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की या बैंक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ में जिन साथियों को पीडीएफ के लिए दिक्कत हो रही है वो साथी सबसे पहले नंबर पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आप लोग डेली की डेली जो पीडीएफ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो आज का फर्स्ट प्रश्न है वो कौन सा है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस यहाँ पे मनाया गया है। तो जरा हम इसको समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 दिसंबर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया। या एक तो आपको देखो करंट में क्वेश्चन इसका बन सकता है, दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे पूछा जाएगा सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब जरा इसके जो मुख्य फैक्ट है उनको भी समझ लेते हैं कि इनसे और कौन कौन बन सकते हैं यहाँ पे। अब देखो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है ये भारत का झंडा दिवस है। हर साल 7 दिसंबर को भारतीय सैनिकों, नाविकों, एयरमैन के सम्मान के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने देश की सुरक्षित रखने की सीमाओं पर लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो जितने भी हमारे इंडियंस आर्मी हो गए, नाविक हो गए, ठीक है, इसके साथ साथ एयरमैन हो गए, इनके सभी के सम्मान में लिखा है कि आपका सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अगर इसकी और फैक्ट की बात करते हैं तो ये पहली बार 1949 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, पहली बार 1949 में इसको पहली बार मनाया गया था। इसके साथ साथ में क्या हुआ था कि इस दिन भारतीय थल सेना यानी कि जो आपकी थल सेना है, वायुसेना है, नौसेना के साथ 3 शाखाओं को स्मरण किया जाता है। यानी कि अगर हम इसके मुख्य फैक्ट की बात करें कि ये तीनों जो आपकी सेनाएं हैं उन सभी को क्या इसका शाखाओं को स्मरण किया जाता है, यानी कि उन सभी के जो कारनामे किए हैं उन सभी को याद किया जाता है। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करते हैं तो भूतपूर्व सैनिकों यानी ईएसएम के कल्याण पुनर्वास सशस्त्र सेना झंडा दिवस AFFDF का गठन सरकार द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे देखो मुख्य फैक्ट क्या बन जाएगा कि अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि AFFDF का जो गठन है वो किसके कौन से दिवस के इसका गठन किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, झंडा दिवस इसका आंसर हो जाएगा। और ये एक तरीके का क्या है, लोगो है जो आप लोगों को इस फोटो में फिगर में समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या समझ में आ रहा है कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। और ये कब मनाया जाता, 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है। आई थिंक सभी जो पॉइंट थे यहाँ आप सभी साथियों को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि वेंकैया नायडू ने 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी जारी कर दी यहाँ पे है। तो अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी जो है अभी जो पुस्तक है ये अभी हाल ही में किसने जारी की, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेंकैया नायडू इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करते हैं तो आप इससे और क्या फैक्ट निकल के आए उनको भी जरा आप लोग समझते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, वेंकैया नायडू की बात हो रही है। तो वेंकैया नायडू की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है वो कौन है, उपराष्ट्रपति यहाँ पे है कौन, वेंकैया नायडू। और इन्होंने अभी हाल ही में 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी जो है ये पुस्तक अभी जारी कर दी है। ठीक है, जो समझेंगे इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। तो अब जैसा कि आप लोगों को पता है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पर आधारित पुस्तक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी जो है वो जारी कर दी। यहाँ पे पहला पॉइंट तो आप लोगों को याद रखना। दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, इसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व प्रमुख डॉक्टर शिवनाथु पिल्लई ने लिखा है। तो इसके राइटर भी इसका पूछा जा सकता है कि जो आपकी जो बुक्स है ये बुक्स अभी किसने लिखी, तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर शिवनाथु पिल्लई। और जो क्या है ब्रह्मोस एयरमोर्स के क्या है पूर्व प्रमुख है, ये भी याद रखना। इसके साथ साथ और जरा समझ लेते हैं इसको
पुस्तक में उनके जीवन के अनुभव यानी कि क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस का वर्णन, जहां उन्हें कलाम के साथ 4 दशकों के अधिक काम करने का अवसर भी मिला था। तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है। अगर इसकी और फैक्ट की बात करते हैं तो इसरो, DRDO ब्रह्मोस में यात्रा के दौरान अनकही घटना पर आधारित है ये। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि यह किस पे आधारित है। पुस्तक पेंटागन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन से फैक्ट बनते हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में 40 Years विद अब्दुल कलाम जो अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक है ये किसने जारी की? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आंसर इसका हो जाएगा। अगर राइटर पूछे तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर ए शिवनाथु पिल्लई इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हो, देखते। और ये कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। ये देखो हाथ में जो पुस्तक पकड़े वो यही उस पुस्तक का टाइटल है या टाइटल बुक आपको वो पकड़े नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब देखो जरा यहाँ पे इसको फैक्ट को समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कोरी एंडरसन ने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या थे? ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर से मतलब क्या है? वो बॉलिंग भी कर लेते थे, बैटिंग भी कर लेते थे और इसके साथ साथ में वो फील्डिंग भी कर लेते थे। तो कहने का मतलब उन्हीं को क्या बोला था? ऑलराउंडर बोला जाता है। समझेगा जरा ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके जो मुख्य फैक्ट उसको भी जरा समझ लेते हैं। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर क्रिकेट कोरी एंडरसन ने 29 वर्षीय ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से यहाँ पे संन्यास ले लिया है। तो जितने भी प्रारूप यानी कि T20 की बात करें, चाहे टेस्ट मैच की बात करें, चाहे वनडे की बात करें, या जितने भी घरेलू होते हैं वो सभी से क्या उन्होंने संन्यास ले लिया है। इसके साथ साथ में अगर इनकी और हम बात करते हैं, इन्होंने जनवरी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 36 गेंदों में 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ODI क्रिकेट सबसे तेज स्वर्ण बनाकर प्रसिद्ध हासिल की थी यहाँ पे। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई। यानी कब? 2014 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 36 गेंदों में 1 दिवसीय यानी कि वनडे की बात हो रही है। 36 गेंदों में कितने रन बनाए थे? 100 रन इन्होंने बनाए थे। तो इसके लिए ये जाने जाते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, इस रिकॉर्ड को 2015 में AB डिविलियर्स ने तोड़ा था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, इनके जो रिकॉर्ड बनाया था AB डिविलियर्स ने क्या किया था? इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। अगर इनके करियर की बात करें तो इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट खेले हैं और 49 वनडे खेले और 31 T20 खेले, जिसमें से 2 शतक, 10 अर्धशतक और 90 विकेट के साथ 2227 रन इन्होंने बनाए हुए हैं। तो और ये जो फोटो में दिख रहे हैं ये कौन है? ये है कोरी एंडरसन। तो कोरी एंडरसन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा, जिन्होंने आपके जितने भी प्रारूप होते हैं उन सभी से क्या संन्यास ले लिया है। तो इसके साथ साथ आप लोगों को पूरा फैक्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है 7वां वास वर्चुअल कॉन्क्लेव संपन्न हुआ यहाँ पे। तो इसकी अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में वास वर्चुअल कॉन्क्लेव है ये संपन्न हुआ है, तो कौन से नंबर का ये संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास वर्चुअल कॉन्क्लेव जो है ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ, कौन से? 7वें नंबर का ये संपन्न हुआ है। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट को भी समझ लेते हैं कि आखिर इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाएंगे यहाँ पे। 7वें वास यानी कि वाटर सैनिटाइजर एंड हाइजीन, अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य है वाटर है, पानी, सैनिटाइजर और हाइजीन कॉन्क्लेव का आयोजन यहाँ पे किया गया, जो 2 से 4 दिसंबर तक ये आभासी मोड में किया गया। इसके साथ साथ में अगर इसकी और बात करते हैं तो यूनिसेफ और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान NIRDPR द्वारा ये आयोजित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो आंसर यूनिसेफ इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर इसकी हम थीम की बात करते हैं, मैंने आपको कई बार इस चीज़ को बताया हुआ है कि जब आपका थीम आप जरूर हो तो उसको जरूर याद रखो। तो इसकी थीम क्या हो जाएगी? हाइजीन मैटर्स इसकी थीम यहाँ पे हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 7वां वास वर्चुअल कॉन्क्लेव जो संपन्न हुआ था इसकी थीम क्या थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइजीन मैटर्स इसकी थीम हो जाएगी। अब जरा इसके और मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं। आंध्र प्रदेश की बात हो रही, कर्नाटक और तेलंगाना के सहयोग से
स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन किया गया था। यानी अगर इसकी और बात करें भाई देखो, कहीं ना कहीं वास समझ में आ रहा। वास का मतलब क्या होता है? किसी चीज को साफ करना। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो आपका स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना के साथ साथ मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन किया जाता है। अगर इसकी लक्ष्य की बात करते हैं तो सरकार के द्वारा 2024 के सभी सुरक्षित पेयजल कराने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। तो आई थिंक अभी सभी साथियों को पूरा जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के क्या क्या फैक्ट बनते, उन सभी क्वेश्चन को आप इस सेशन में डिस्कस किया जा रहा है। तो सभी साथियों को समझ में आ गया कि 7वां वास जो वर्चुअल कॉन्फ्लेक्स था, ये जो है इसका अभी हाल ही में क्या संपन्न हो गया है। ये कौन से नंबर का था? 7वें नंबर का। ये कब से कब तक चला? तो 2 से 4 दिसंबर के बीच में ये चला हुआ है। अगर इसकी थीम की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइजीन मैटर्स इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है। अगर इसकी बात करें कि सरकार ने कब तक लक्ष्य रखा, तो 2024 तक इसकी लक्ष्य रखा गया है कि सुरक्षित पेयजल यानी कि पीने का जो पानी है वो पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, अनीता आनंद की पुस्तक ने पेन हेंसले टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 यहाँ पे जीत लिया है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसको भी जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में अनीता आनंद की जो पुस्तक है उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीत लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेन हेंसले टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 का जो पुरस्कार है ये अनीता आनंद ने जीत लिया है। किसने? अनीता आनंद ने। तो क्वेश्चन आया, आपसे पुस्तक का नाम दे देगा और राइटर का नाम आपसे पूछ लेगा। तो पुस्तक वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये रेलवे के एग्जाम और आपके जितने भी सेंट्रल के एग्जाम होते हैं उन सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा आते ही रहे और अभी भी आपके आ भी रहे हैं। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं कि आखिर इसमें और इसके मुख्य फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे। तो ब्रिटिश भारतीय लेखिका है पहली बात तो ये, इनके साथ साथ में अनीता आनंद इनका नाम है और इन्होंने क्या किया है कि द पेशेंट असैसिन ए टू टेल ऑफ मैस्कर रिवेंज एंड द राज, ये इनकी पुस्तक है। इसने अभी हाल ही में पेन हेंसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 इन्होंने जीत लिया है। तो आप लोगों को पूरी तरीके से याद रखना। अगर इसकी हम बात करते हैं कि ये जो इस पुस्तक है लिखा गया, इस पे किस पे ये इस पुस्तक को लिखा गया है, तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, कब हुआ था? 1919 में। उसी पर ये एक पकड़े गए युवक की कहानी को ये बताती है। एक वहाँ से युवक को पकड़ा गया था, उसने उस कहानी को कैसे एक्सप्लेन किया कि क्या क्या 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब ये क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब देखो क्या होगा कि जो भी आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1919 हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है तो स्टैटिक जीके का, लेकिन अभी हाल ही में ये क्या यहाँ पे ऐसी चीज कुछ हुई है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अगर इसकी और हम बात करें, ये ऐतिहासिक विषय है और अकाल्पनिक घटनाओं को पुस्तकों को एक साथ दिया जाता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसकी अगर हम बात करते हैं, मार्जोरी हेंसल टिल्टमैन की मृत्यु के बाद पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जिन्होंने पेन फाउंडेशन को कितना 1 लाख पाउंड यहाँ पे दिए थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई। और ये जो आपको फोटो में दिख रही है ये कौन है? अनीता आनंद है। ठीक है। तो पूरा जो क्वेश्चन था आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेन हेंसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? अनीता आनंद ने यहाँ पे जीत लिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चंद्रमा पर अमेरिका के बाद अपना झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया चीन यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में अमेरिका के बाद चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला कौन सा देश बन गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। या आपसे अब देखो यहाँ पे दूसरा हुआ तो पहला वाला भी पूछ सकता है कि चंद्रमा पर जो झंडा फहराने वाला पहला देश कौन सा है। तो पहला देश की जब बात होगी तो वो कौन सा है? अमेरिका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोरिलेट करके जब आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अब जरा इसके फैक्ट को समझ लेते हैं। चीन चंद्रमा की सतह पर अपनी राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली
दुनिया का दूसरा देश यहाँ पे बन गया है। तो दूसरा देश कौन बन गया? चीन बन गया है। इसके साथ साथ में अगर हम इसके फैक्ट की बात करें, इससे पहले केवल अमेरिका कब गया था? 1969 में ये गया था, अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा फहराया था। अगर आपसे मिशन पूछ लिया जाए कि जो अमेरिका गया था वो कौन से मिशन के तहत गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? अपोलो मिशन इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ साथ में इसके और फैक्ट को समझते हैं जरा। चीन ने ऐतिहासिक उपलब्धि तब हासिल की जब चीन ने चेंज 5 ने चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र किए और राष्ट्रीय ध्वज लगाने के बाद चंद्रमा से पृथ्वी के लिए उड़ान भरी थी। तो ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना। इसके साथ साथ में और बात करते हैं आगे। यदि वापसी की यात्रा सफल रहती है, मतलब अगर ये लौट आते हैं, तो चीन चंद्रमा से नमूने एकत्र करने वाला दुनिया का तीसरा देश यहाँ पे बन जाएगा। तो ये भी फैक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके हमेशा मिलते भी रहते हैं। तो अगर पहले की बात करें चंद्रमा पे झंडा फहराना, तो अमेरिका हो जाएगा, और दूसरे की बात करें तो कौन हो जाएगा? चीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों को क्या करना है? रेगुलर इस क्लास में आप लोगों को बने रहना। इसके साथ साथ में जरा और फैक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? उत्तर प्रदेश के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बाराही देवी धाम यहाँ पे कर दिया गया है। तो अब जरा इसके मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि आप लोग ये बताइए, दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम है, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? माँ बाराही देवी धाम यहाँ पे नाम इसका रख दिया गया। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब जरा हम इसके फैक्ट की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले नंबर तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दादूपुर रेलवे स्टेशन कहाँ पे पड़ता है। तो अगर दादूपुर रेलवे स्टेशन की बात हो रही है तो ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब उत्तर प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका लखनऊ रूट जो है, और लखनऊ और बनारस इन दोनों के जो बीच में है, ये आपका पड़ता है कौन? दादूपुर रेलवे स्टेशन। इसका नाम अभी हाल ही में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? माँ बाराही देवी धाम का नाम रख दिया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2014 से, यानी कि 2014 से कई सारे स्टेशन का नाम बदल के चेंज कर दिया। तो ये भी एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब जरा इसके फैक्ट को भी समझ लेते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि लखनऊ और बनारस के रेलखंड के प्रतापगढ़ और बहादुर शाह के बीच में, तो ये प्रतापगढ़ के यानी कि दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? माँ बाराही देवी धाम यहाँ पे इसका नाम रख दिया गया है। अब जरा इसके और फैक्ट को समझ लेते हैं। रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर क्या है? परसरामपुर गांव में माँ बाराही देवी का मंदिर है। तो ये मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ एक वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें अनेक भक्त आते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि माँ बाराही देवी जो मंदिर है वहाँ पे एक वार्षिक मेला होता है। वहाँ पे कई सारे जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? इस मेले का आयोजन देखने आते हैं। अगर यहीं पे और बात करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, कई सारे जो स्टेशन उसका नाम बदल के रख दिया गया है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज जंक्शन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल सराय जंक्शन का नाम था, वो नाम क्या रख दिया गया है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम कर दिया गया। तो ये कब किया था? 2017 में इसको किया गया था। तो पूरे फैक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दादूपुर रेलवे स्टेशन कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस रूट पे? तो लखनऊ और बनारस के जो बीच में पड़ता है प्रतापगढ़, उसके आसपास यहाँ है। स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर पे क्या एक मंदिर है माँ बाराही देवी का, वहां पे क्या है? अनेक भक्तगण आते हैं और इसका आयोजन का आनंद उठाते हैं। ठीक है। और तो मैंने आपको पूरी बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा दी है कि आपको कैसे क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, फिल्म डिवीजन ने अंबेडकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ पे दिखाई है। तो जरा इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे इसका क्या मतलब हो जाएगा या इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? फिल्म डिवीजन की। यहाँ पे बात हो रही है फिल्म डिवीजन ने अभी अंबेडकर डॉक्यूमेंट्री जो मूवी है उसको दिखाया है यहाँ पे। तो मैंने आपको कई बार बताया कि डॉक्यूमेंट्री मूवी का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके की शॉर्ट मूवी होती है। कैसी होती है? शॉर्ट मूवी होती है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट एक थीम के बेस पे ऐसी मूवी बनाई जाती है जो आपके 30 से 40 मिनट के ड्यूरेशन की यहाँ पे मूवी होती है। ज़्यादा बड़ी नहीं होती क्योंकि इसको डॉक्यूमेंट्री मूवी बोला जाता है इसीलिए। तो समझ में आ गया। तो अभी हाल ही में क्या है, फिल्म डिवीजन ने अंबेडकर डॉक्यूमेंट्री मूवी है इसको दिखाया। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा किया गया तो क्यों किया गया है। ठीक है, समझ में आते हैं। देखो क्या है, इनका अभी
अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को सभी लोग जानते ही होंगे। और इन्होंने अभी अगर हम बात करें तो इनका कौन सी 64वीं पुण्यतिथि पर, इनकी क्या है 64वीं पुण्यतिथि पर इनको क्या श्रद्धांजलि दी गई। और इनके एक क्वेश्चन आप लोगों को और बता देते हैं कि इनकी जो पुण्यतिथि होती है उसको किस रूप में मनाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है वो मनाया जाता है महानिर्वाण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि महानिर्वाण दिवस किसकी पुण्यतिथि मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अब यहाँ पे बात हो रही है सूचना और प्रसारण मंत्री जो हैं उन्होंने फिल्म डिवीजन के वी आर अम्बेडकर के 64वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में उनके जीवन और कार्यों को एक जीवनी संबंधित वृत्तचित्र का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो इसका आयोजन किसने कराया, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको किया गया था। अगर इसकी हम बात करें तो डॉक्टर जब्बार पटेल ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का निर्देशन किया, जिसे फिल्म का डिवीजन की वेबसाइट पर, ये यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी फिल्म। यहाँ पे इसकी हम बात अगर करते थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा तो आपको कैसे आपको वहाँ तक पहुँचना है, http करके /filmdivision.org डॉक्यूमेंट्री ऑफ द वीक सेक्शन के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन किसी से बन सकता है, आप लोगों को पूरा पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ सच में सेशन अच्छा लग रहा है, आप मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी समझ में आ रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और इसके साथ ज़्यादा से लोगों को जोड़ने का काम भी करिए। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मिजोरम का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे चालू हो गया है। तो आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर अभी इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, मिजोरम की यहाँ पे बात हो रही है। वहां पे आपका पहला सौर ऊर्जा संयंत्र चालू हो गया, आंसर क्या हो जाएगा वहां पे मिजोरम आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आगे जरा इसके बाद बात कर लेते हैं इसके और फैक्ट क्या क्या निकल के आ रहे हैं। मिजोरम का पहला सौर संयंत्र टंगुलवेल में चालू किया गया है। तो अगर आपसे देखो क्या होगा कि अगर वो डीपली क्वेश्चन पूछता तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहाँ पे कहाँ पे किया गया है, टलुंगवेल में यहाँ पे क्या ये चीज़ चालू किया गया है। अगर इसके मुख्य फैक्ट की बात कर लेते हैं कि उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वहाँ पे, इसको भी जरा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना क्या है, ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट के सौर फोटोवोल्टिक यानी एसपीवी और ऊर्जा संयंत्र का राज्य ऊर्जा मंत्री लाल जिरियाना द्वारा 4 दिसंबर 2020 को इसको शुरू किया गया। तो ये कब शुरू किया गया था, 4 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें 20 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र और 5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र वर्तमान में ख्वाजजाल के जिले के वंकल जिले में सातुली शहर के पास ये बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 की अगर हम बात करें तो ये भी आप लोगों को क्या है बनाया जा रहा है, कौन सा 20 मेगावाट का या 20 मेगावाट का और 5 मेगावाट के जो हैं ये आपके बनाए जा रहे हैं। वो कहाँ बनाए जा रहे हैं, ख्वाजवाल जिले के वंकल के शहर में ये बनाए जा रहे हैं। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट था आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब इस तरीके के आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोगों को कैसे याद रखना, आपको डाटा तो याद रखना ही पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये आपका जो है ये जो आपका नेट का एग्जाम होता है उसमें ये जरूर पूछा जाता है। ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, उसमें आपको कई सारे क्वेश्चन हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो साथी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं उसकी भी लिए सेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ में उनको कैसे आप लोगों को याद रखना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे है, महाराष्ट्र को 10 नए संरक्षण रिजर्व यहाँ पे मिल गए हैं। मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में
अभी हाल ही में कौन से राज्य को 10 नए संरक्षण रिजर्व यहाँ पे मिल गए हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मैं उसका तरीका भी आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग वन लाइनर वाला गेम जो है ना खेल रहे हैं, वो उसको खेलना आप लोग छोड़ दीजिए। क्यों? अब इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछता है जब तक आपको पूरे डिटेल्स नहीं पता होगी। ठीक है, अगर आपने वन लाइनर आप पढ़ रहे हैं तब भी आपको दिक्कत कर रहा, आप थ्योरी से पूरा याद तैयार करिए, उसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी याद रखिए। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अभी हाल ही में 10 नए संरक्षण रिजर्व अभी हाल ही में किसको मिले हुए हैं, कौन से स्टेट को मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं। महाराष्ट्र वन्यजीव बोर्ड ने 10 क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया, सुझावों को स्वीकार कर लिया गया। अगर इसकी और बात करते हैं, चंद्रपुर में कन्हैल गाँव एक अभयारण्य के स्तर के रूप में उन्नत करने का सहमत हुआ है यहाँ पे। तो ये भी आप लोगों को फैक्ट याद रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे नए संरक्षण जो रिजर्व है उनकी आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ लेगा। तो वो कहाँ कहाँ है आपको जरा समझेंगे ध्यान से यहाँ पे। एक तो अम्बोली, डोडामर्ग, और इसके बाद में चंदगढ़, आजरा, भूदरगढ़, गगन बाबदा, पन्हालगढ़, विशालगढ़ और जम्बाली। पश्चिम महाराष्ट्र में मैनी और विदर्भ, महेंद्री और मुनिया यहाँ पे हैं। तो ये सभी जो हैं, ये आप लोगों को करना क्या है कि इसको आप लोगों को या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो आप लोग क्या करेंगे कि जो पीडीएफ मिल रही है वहाँ से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो पूरे जो क्वेश्चन तभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि अभी हाल ही में 10 संरक्षण रिजर्व यहाँ पे मिले हैं, तो वो कौन से स्टेट को मिले? तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो आप लोगों को करना क्या है कि आज आपका अगर क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करी जाए कि क्वेश्चन ऑफ द डे आज का कौन सा है, तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन यहाँ पे देने। कौन कौन से आंसर देने हैं? पहला क्वेश्चन आपको आंसर ये देना है कि महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है। दूसरा क्वेश्चन ये कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल यहाँ पे कौन है। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और पूरा आप लोग अगर अंत तक यहाँ तक आ गए तो आई थिंक आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। ठीक है, मेरा मतलब ये होता है कि उसको कम समय में आपको ज्यादा चीजों को हम सिखा सकें। ठीक, तो पूरा जो सेशन था आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में अपनी बात को बता सकते हैं कि ये सेशन हमें बहुत अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगता तो आप लाइक करेंगे, अगर नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्वतंत्रता का एक अधिकार आप लोगों को मिला। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाद में जोड़ेंगे भी। तो जो साथी चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सबसे पहले नंबर पर सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ में यह बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। और इसके साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे। लाइक करने के साथ साथ में जो भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ आप शेयर करेंगे और साथियों को यहाँ पे जोड़ने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ में आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों को सेशन ये कैसा लग रहा है, कुछ इंप्रूव हो रहा है या आपको कुछ बदलाव की ज़रूरत है। आप जो भी आपके फैक्ट हैं, जो भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, वो कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। इसके साथ साथ में आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को डेली की डेली अपडेट है प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक है, अब आपका समय कम बचा हुआ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 दिसंबर से जो है रेलवे के एग्जाम स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो रेलवे मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम है 15 दिसंबर से है, और इसके साथ साथ में 28 दिसंबर से आप लोगों का रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है। तो आपके ये मान के चलिए 2 से 3 मंथ में आपके सभी एग्जाम क्या है लगातार कंटिन्यू बने हैं। तो अब आपको ब्रेक करने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और जिन साथियों को नहीं पता है, जो आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो उन लोगों को बता दूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी वो बहुत जोरदार तरीके से करवाई जा रही है। रीजनिंग के आपके 9 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। तो वो भी आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जाके उसको आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो ठीक है, पूरी बात यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गई। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।